हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेस्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी प्रेरक मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप एग्जाम में कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, यहाँ पे ये स्क्रीन पॉज हो जाएगी। ये मार्कर स्क्रीन पॉज होने के बाद चलता है, इस वजह से यहाँ पे आपको ये टाइम रुका हुआ दिख रहा होगा। क्योंकि स्क्रीन पॉज है, इस वजह से ये टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा है, बाकी टाइम बैक एंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा, टाइम आपको वहाँ से कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा जैसे मर्जी लें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हम देखेंगे हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो साइन चेंज करने हैं, बताना है कि कहाँ पे इसका आंसर सही बैठेगा, किस पेयर को लगाने पर। जैसे इसने कहा है डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड। तो अगर मैं डिवाइड की जगह माइनस कर दूँ और माइनस की जगह डिवाइड कर दूँ, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि डिवाइड कहाँ पे है, और डिवाइड जहाँ पे है वहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे 3/17 हो जाएगा, अगल बगल में इनटू भी नहीं है, तो ये 3/17 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये इसको काट देंगे। ये पुट ही नहीं करना आपको, जहाँ पे डिवाइड कंप्लीट हो रहा है उस ऑप्शन को पहले पुट करना है। ठीक है। प्लस और माइनस छेड़ना है मेरे को, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। तो अब डिवाइड देखें कहाँ पे, डिवाइड यहाँ पे है, तो डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, बिल्कुल हो रहा है, तो इस ऑप्शन को पुट कर सकते हो। तो प्लस की जगह माइनस रखेंगे, 33 - 4, इंटू की जगह इंटू रहेगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, और माइनस की जगह प्लस रख देंगे 17। ठीक है। ये कितना हो गया, 7 × 4 = 28, ये हो गया 33, ये हो गया 17। अब आप ये बताओ कि 33 और 17 को जोड़ के 122 आ सकता है किसी भी कीमत पे? नहीं आ सकता ना। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं पुट होगा। अब थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। प्लस, सॉरी, प्लस और इंटू, डिवाइड वहीं रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 33 × 4, प्लस की जगह इंटू आ गया, इंटू की जगह प्लस आ जाएगा। 3 × 7 = 21 - 17, तो 3 × 4 = 12, 12 और 1 = 13, प्लस का 7 माइनस का 17, तो माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 122 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करें, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ें, फिर हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी। चलिए, क्या बोल रहे हैं, रवि और सुमित अपने वेतन का इतने के अनुपात में है। रवि और सुमित का वेतन जो है वो इस रेशियो में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात रेशियो ये हो जाएगा। पहले रवि का और सुमित का रेशियो पहले कितना था, 2/3। अब इनमें दोनों के 4-4 हज़ार रुपये बढ़ गए, 4,000 रुपये आपके बढ़ चुके हैं। उसके बाद इनका रेशियो हो गया 40 + 47, ये हो गया 40/57। ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखो आप, इनका डिफरेंस क्या है, 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17 है। तो हमेशा जब रेशियो को कंपेयर करना होता है तो डिफरेंस सेम बना लीजिए। इनका दोनों का डिफरेंस 17 है, ऊपर का 1 है, तो इसमें 1 में अगर मैं इंटू 17 कर दूं तो 17 हो जाएगा इनका भी डिफरेंस। तो इस दोनों में 17 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 17 × 2 = 34, और 17 × 3 = 51 है। ठीक है। नीचे 40 है और 57 ऑलरेडी है। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें कितना बड़ा, इसमें बड़ा 6। ठीक है। इसमें कितना बड़ा, इसमें भी 6 बड़ा, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बोला दोनों का सेम वेतन बढ़ा है, 4-4 हज़ार रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 6 रेशियो बढ़ा है, तो 6 रेशियो की वैल्यू 4,000 है, यानी 6 रेशियो बढ़ा है, इस इट मीन्स कि इस 6 की वैल्यू कितनी है, 4,000। ठीक है। पूछा गया सुमित का नया वेतन, तो सुमित का नया वेतन कितना है, 57 यूनिट।
57 रेशियो है, तो 6 रेशियो की वैल्यू 4000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 4000 अपॉन में 6, एक रेशियो की वैल्यू हो गई। इंटू मुझे निकालनी कितने रेशियो की वैल्यू 57 की, तो काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम 27, 2 से काटें 2000 आ जाएगा, 19 दूनी 38, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके वीडियो को जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध को किस मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है? आर्टिकल नंबर 15 ये बात कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15 किस में आता है? समानता के अधिकार में। समानता के अधिकार में कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपने पढ़ी होगी वैसे भी, और पता तो हो गई आपको। सारे के सारे शेर हो भाई तुम तो, कुछ ज़्यादा, मतलब सारे के सारे स्मार्ट हो, और कुछ ओवर स्मार्ट भी हैं, थोड़े थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट भी हैं। खैर चलिए, इसने क्या बोला, 1 2 3 ऐसे करके एक्स तक है जिनका एवरेज इतना है, तो एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। तो ये तो आसान सवाल हो गया है ना, लगातार दे रखा है 99, तो ये वाला 100 आएगा। और 100 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या, यानी कि बीच वाली संख्या क्या होगी? 50 और 51 के बीच में होगी, तो 50 और 51 के बीच में 50.5 आना चाहिए एवरेज। 50.5 तो इसमें कहीं पे भी नहीं है ऑप्शन में। ये सारा 99 तक है, उसके बाद एक्स है, इनका एवरेज ये है, एक्स का मान बताना है। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि एक्स कोई एक और संख्या है दूसरी, 1 से लेकर 99 तक तो लगातार है ये, उसके बाद एक्स कोई एक नई संख्या है, उनका एवरेज ये बता रहा है ये। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा भाई? एवरेज होगा आपका 1 से लेके 99 तक का सम। एवरेज आपको पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नीचे आता है। तो एवरेज दे कितना रखा है? 100x, तो हम ये बेसिक से ही करने की कोशिश करते हैं ना। एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो 1 से लेके 99 तक का जो सम वो आ जाएगा, प्लस एक्स भी है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 से लेके 99 तक का सम क्या होगा? अगर मैं साइड में निकालूं 1 से लेके 99 तक का सम कितना आ जाएगा? तो ये आपने पढ़ा होगा भाई, आ, कितना होता है लगातार जो नंबर्स होते हैं उसका सम होता है n-1 अपॉन में 2, ये होता है ना सम लगातार नंबर्स का। तो 99, सॉरी, नंबर्स टोटल कितने हैं? 100 हैं, ये पूरे टोटल, नहीं नहीं 99 है, सॉरी, 99 इंटू n+1 होता है, n-1 नहीं होता ना, n+1 अपॉन में 2। ठीक है, हम्म, 50, हाँ। अरे यार, अगर आपको इस मैं मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया, प्लस माइनस में अगर नहीं भी बताना, देखो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है अपना स्मार्ट तरीके से चलो। 99 नंबर्स हैं, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 1 से लेके 99 तक है, तो 49, 99 नंबर्स हैं ना, तो आधे इधर जाएंगे आधे इधर, तो टोटल ये 99 में से कितने इधर जाएंगे? 49 इधर जाएंगे, 49 इधर जाएंगे, तो ये 98 हो गए, बीच में क्या बचा? 50, तो भाई 50 एवरेज हो गया, और टोटल नंबर्स कितने? 99, तो 50 इंटू 99 ये हो गया इनका सम। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गया क्या आएगा, हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि n+1 ही आता है, अब इसमें भी क्या ही कंफ्यूज होना था। तो ये आ गया इनका सम, तो इनका सम आ गया 99 इंटू 50। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 5 निम 45 और 4 49। ठीक है, प्लस एक्स, और अपॉन में नंबर्स कितने हैं? इसको मैंने ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको ये लिख दिया है मैंने। ठीक है, अपॉन में नंबर्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दिया। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ये टोटल 100 है ना, 99 तक तो संख्याएं हैं, प्लस एक एक्स है, तो टोटल 100 नंबर्स हैं। इन सभी का सम ये आ गया, और इन सब का नंबर ये आ गया, तो ये 100 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 0 आ जाएगी, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4950। और यहाँ पे ये प्लस में एक्स है, तो ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 में से एक एक्स गया, तो कितना बचा? 9,999 एक्स बचा, बराबर ये आ गया। तो एक्स की वैल्यू पूछा है, तो ये जो है इसके अपॉन में आ जाएगा 9999। अब इसको काटना है, देखो 5 4 9, 5 4 9, 9 से कट जाएगा ये, तो 9 से काटे तो नीचे आ जाएगा 1 1 1 1, 4 बार 1 आ गया, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, और 9 पंजे 45 0। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 0, 11 एकम 11,
11 पंजे 55 0। तो 50/101 आ गया, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसने क्या बोला है भाई, 99 तक संख्याएं हैं, एक्स एक नया नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, और इन सभी का एवरेज दे रखा है ये। तो हमें पता है एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपॉन में कितनी संख्याएं हैं वो, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नीचे आता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऊपर आता है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया सभी का योग करा हमने। योग कैसे किया, 99 तक तो लगातार संख्या है, पहले 99 तक का हमने सम कर लिया, प्लस एक 100वीं संख्या कहती है एक्स अपॉन में 100, इसको सॉल्व कर दिया तो एक्स का मान आ गया 50 अपॉन में 101। ठीक है जी, चलिए पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने रखा है। भाई ये सब साइंस के न्यूमेरिकल में टच भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है डर साइंस से, मैंने कभी साइंस पढ़ी नहीं इतनी बढ़िया तरीके से। जापानी ग्रैंड पिक्स किसने जीता, करंट अफेयर का क्वेश्चन अगेन, कोई आइडिया नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, करंट अफेयर और साइंस के पहली बार में ही छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे, है ना। रादर देन कि अगर वो क्वेश्चन नॉर्मल सा हुआ, खनिज विटामिन ये सब चीज़ों का हुआ तो देख लेंगे, ठीक है। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है अपना जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, आप सभी को पता है ना, 1976 का पूरा संविधान ही लगभग बदल दिया गया था, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, पूरा संविधान तो नहीं बदला था, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, ठीक है जी। चलिए इसने क्या बोला, ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। अब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, ए बी सी डी। ए के नीचे आ जाएगा 5/5 रेशियो 3 है इसका, ठीक है। बी का रेशियो क्या है, बी सी का रेशियो क्या है, 11/10, ठीक है। सी डी का कितना है, 5 और 6, ठीक है। ये इनका रेशियो है। जिसके बगल में जगह खाली होती है उसके बगल में उसी को बैठा दो, 3 के बगल में जगह खाली है तो 3 के बगल में 3 बैठा दो, 10 के बगल में जगह खाली है 10 बैठा दो, 11 के बगल में जगह खाली है 11 बैठा दो, 5 के बगल में जगह खाली है 5 बैठा दो, ठीक है। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन, अब इनको सबको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, वो इसकी वैल्यू आ जाती है। इतनी लंबी कैलकुलेशन से बचना बचना चाहिए आपको। और क्रॉस करके अगर इधर ही कट रहा है तो काट दो, जैसे 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और 5 इसमें भी है 10 के अंदर, तो 5 से 5 को काट दो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और कुछ दिख रहा है आपको, और कुछ दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, 11×5 55, और पहले 55 ही आएगा, इन दोनों ऑप्शन में 55 दे रखा है, ठीक है। तो 55 आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद 11×3 = 33, तो 55 के बाद 33 आएगा, आगे करने की भी जरूरत नहीं, यही ऑप्शन है एक केवल, ठीक है। बाकी चेक कर लो, 30, 10×3 = 30 और 6×6 = 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसमें से क्या घटाया जाए कि यह 13 से विभाज्य हो जाए। अब इसमें क्या ही ट्रिक लगाते फिरोगे आप, 13 से काट दो इसको, 13 × 13, 13 × 13 हो गया, 23, 11 बचा तो 116 हो गया, 13×7 क्या, 13×8 = 104, 13×9 = 117, तो 13×8 = 104 हो गया, ये 104, 12 बचा तो ये 128 हो गया, 13×9 = 117, और कितना बचा, 11 बचा तो 113 हो गया, 13×8 = 104 हो गया, और 4 में कितना 9 बचा, तो 9 × 7 = 13, 6 × 8 = 91 हो गया, और 97 में से 91 गया, 6 बचा। तो अगर मैं 6 हटा दूंगा, 6 शेषफल बच रहा है ना, तो वो कंप्लीटली कट जाएगा 13 से, सिंपल शेषफल बताना था इसका। कोई क्वेश्चन है क्या ये भी, इतना आसान क्वेश्चन। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में देखिए। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, आप सभी को बताइए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। बौद्ध ग्रंथ जो है अधिकांश वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जो जैन ग्रंथ हैं वो जैन ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन तो बहुत बार आए हुए हैं, बट आपने बेसिक से भी अगर इनको पढ़ा होगा तो भी आप जानते होंगे, ठीक है। क्योंकि ये पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ, इस वजह से भी बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म से थोड़ा सा ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो पाया है, क्योंकि पाली आपको पता है आसान भाषा है प्राकृत की तुलना में। चलिए इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इसको, पॉज करिए जल्दी से और इंग्लिश में पढ़िए। अब हिंदी में देखेंगे इसको, क्या बोल रहा है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 100 है, तो प्रत्येक कक्षा में छात्र हैं ये 100 सब में, और पास वाले जो है इससे दिखाया जा रहा है, फेल वाला इससे दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसका बदलते हैं कलर, रेड। उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रतिशत, तो टोटल भाई कितने हैं, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 400 है टोटल, 400 में से पास कितने हुए ये देखना है। तो भाई ये पास वाले ना, ये तो 85 और 55, 9×5 = 14, 14×6 = 20, और 20 और 4
24, 240 जो है पास हुए, तो 100 से काट देंगे, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो 4×6 = 24, 60%। ऑप्शन नंबर कौन सा है 60% का भाई? ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने चतुर्भुज हैं ये बताना है इसमें, ठीक है। हेलो भाई, इसमें भी इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको, तो इंग्लिश में पढ़ो। इसमें चतुर्भुज आपको बताने हैं, तो देखें भाई, चतुर्भुज काउंट करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले अंदर छोटे छोटे चतुर्भुज गिन रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर ये जो सबसे बड़ा वाला है एक 9, तो 9 तो ये हो गए, ठीक है। 9 के बाद आई थिंक ये सेम क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, ये सेम, अभी हम इसको ऐसे ऐसे गिनेंगे ना, ये पहले भी किसी मॉक में सेम ही आया है डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये पूरा वाला हो गया एक ऐसे वाला, ठीक है। तो 10, एक इसमें ऐसे करके ये वाला हो गया 11, और एक ये वाला हो गया 12, और एक ये पूरा हो गया 13, फिर ऐसे ही इसमें यहाँ तक का 14, फिर यहाँ तक का 15, और एक ये पूरा 16, 16 हो गए, 16 हो गए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे इस लाइन को देखें आप, ये पूरी वाली लाइन ये 17, और यहाँ तक 18, और यहाँ तक ये 19, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में देखें, यहाँ से यहाँ तक के 19 हो चुके हैं ना, ये 20, यहाँ से यहाँ तक वाला 20, और यहाँ से यहाँ तक वाला 21, 21 हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 22, और यहाँ से यहाँ तक ये 23, 23 हो गए, 23 हो गए ना। एक बार और काउंट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हो गए। ये पूरा 9, पूरा 9 हो गया, ये पूरा 10, 11, 12, ये पूरा 13, और एक ये 14, एक ये 15, ठीक है। एक पूरा हमने गिन लिया था क्या? नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक पूरा 9, 10, 11, 12, 13, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद ये पूरा 11, ये पूरा 12, फिर ये 13, 14, 15, 16, ठीक है, 16 हो गया। उसके बाद हमने देखा ये पूरा ये वाला 17, 18, 19, ठीक है। फिर ये पूरा 20, ये पूरा 21, एक ये पूरा 22, ठीक है। फिर ये 23, और एक ये 24, अब 24 आ रहे हैं, 24 मैक्सिमम संख्या भी है, तो बस इससे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और उसको हम कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह इसको कहते हैं। बाकी सब नामों को तो आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लेना क्या क्या किसको कहते हैं। पॉज करिए जल्दी, अब हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का उदाहरण है? अंतर्जात बलों का, अंतर्जात बल आपको पता है क्या होता है? जो पृथ्वी पर जो आकृतियां होती हैं, ठीक है, जो लैंड के फॉर्म्स होते हैं, उनको फॉर्मेशन के लिए दो तरह की आकृति, दो तरह के फॉर्मेशन, दो तरह के बल लगते हैं। एक आंतरिक बल होता है और एक बाह्य बल होता है। आंतरिक बल जो पृथ्वी के अंदर से लगने वाला होता है, बाह्य बल जो पृथ्वी के बाहर से लगने वाला होता है, ठीक है। आंतरिक बलों में क्या आता है? भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब चीज़ें। बाह्य बल में क्या आता है? हवा से अपर्दन होना, ठीक है, और टेम्परेचर से हो गया, ठीक है, सूरज, जो भी बाहर है, पृथ्वी के गर्भ से बाहर है ना, जो भी चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो बाह्य बल होता है, ठीक है। तो पर्वतों का निर्माण ये तो अंतर्जात बलों से ही होता है। अंदर जो प्लेटें होती हैं, या तो ऐसे टकरा के उठ गई तो पर्वत बन गया, या फिर ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो पर्वत बन गए, अलग अलग प्रकार के। तो पर्वतों का निर्माण अंतर्जात बलों से होता है। हिमनद, भाई कोई नदी बह रही है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो जम गई, हिमनद बन गई। समुद्र की लहरें किसकी वजह से आती हैं? चंद्रमा और पृथ्वी के जो बल होते हैं ना, उस उनकी वजह से, क्या कहते हैं उसे, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भी आता है। पवने बाहर का ही है ये भी। तो पर्वतों का निर्माण निर्माण जो होता है वो अंतर्जात बलों के कारण होता है। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम देखेंगे इसको हिंदी में। स्तंभों का मिलान करना ये उपकरण है, और उसका कार्य बताना है आपको, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? कौन का वोल्टेज मापना। तो सेकंड होता है, पहले का तो बी होगा, तो फर्स्ट का बी कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है? पहले का बी केवल दूसरे और तीसरे में है, तो इन ऑप्शंस को, लास्ट वाले को काट दिया हमने और पहले वाले को काट दिया, तो पहले का तो बी होगा, ठीक है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो तो होता है बिजली से संबंधित, ठीक है, उपकरण जो विद्युत धारा के परिमाण को मापता है, बिल्कुल, ठीक है।
उपकरण विद्युत उपकरण जो विद्युत धारा की दिशा और परिमाण को मापता है। ये तो दोनों सेम सेम से लग रहे हैं ना। ओमीटर क्या होता है, तो प्रतिरोध को मापता है ना, प्रतिरोध को। ओमीटर तो प्रतिरोध को मापता है 100%। और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना कि जैसा प्रतिरोध जैसा, नहीं। तो भाई 4 का तो सी ही होना चाहिए, और 4 का सी, इस ऑप्शन को खत्म करो, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। एक एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यानी कि एक समकोण त्रिभुज भी है। अरे यार इतना गंदा त्रिभुज ना बनाओ भाई। एक समकोण भी है और एक ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ठीक है, समकोण है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसमें बराबर नहीं दिख रही, लेकिन ये बराबर है। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी, तो ए बी सी 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल सही है। बी डी भुजा ए सी पर लंब है, तो बी डी भुजा ए सी पर, बी डी ऐसे करके एक लंब है, बी डी ए सी पर। ठीक है, ए डी का मान बताना है, तो इसका मान बताना है क्या होगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, ये लंब डाला जाता है इस पे ए सी पे, समकोण त्रिभुज में, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसको याद रखना है, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू एस सॉरी ए डी इंटू डी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, ए डी का मान पूछा और ऑप्शंस भी ऐसे दे रखे हैं, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी जो है इसके नीचे चला जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन में डी सी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रॉपर्टी को याद रखना बस। ठीक है, ये डी है, डी डी सी। ठीक है, ये दोनों भुजाएं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। क्या बोला इसने, ऐसे कितने प्रतीक हैं बाएं से दाएं, तो यहाँ से चलना है दाएं की तरफ, जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। प्रतीक देखने जिनके पहले भी एक संख्या और बाद भी एक संख्या, तो प्रतीक प्रतीक प्रतीक, ये हो गया 1 2। ठीक है, ऐसे एक, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, है ना। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। ठीक है, तो एक हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, 3 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 और एक ये हो गया 4। तो केवल 4 है इसमें ऐसे, है ना। प्रतीक इनके ठीक पहले एक संख्या बाद एक संख्या। ठीक है, 1 2 3, अरे एक ये भी तो रह गया, 4 4 4 4 4, 5। अब 5 कैसे आ रहा है ये, अच्छे से काउंट करते हैं। क्या बोला इसने, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। प्रतीक जिनके ठीक पहले एक संख्या बाद भी एक संख्या। प्रतीक प्रतीक, 1 2 3 4, 4 4 4, एक 5, 5 है ना बस, ऑप्शन 7 तक है। 1 2 3 4, 5 5 ही दिख रहे हैं यार। अब इतना टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है, इंग्लिश में देखिए जल्दी से पॉज करके, फिर हिंदी में देखेंगे क्या बोल रही है। आगे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, LKJI, यानी कि IJKL ऐसे चल रहा है, तो GHIH होगा यहाँ पे, और H से IJKL ऐसे चल रहा होगा, तो H, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, ठीक है, A से YW, तो फिर वही UVWXYZA, तो यानी कि +2 हो रहा है, तो STU, तो S आएगा यहाँ पे H के बाद, STU। तो इस ऑप्शन को भी खत्म करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखिए, उसके बाद हिंदी में इसको देखेंगे। क्या बोला इसने, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर का विचरण गुणांक 16 और माध्य 25 है, तो विचरण का मान बताना है। ये सब यार, ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो, हालांकि मैंने रिवाइज कर लिया था इसको। क्या बोल रहा है ये, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ स्कोर्स इज 16, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस बताना है। हम्म, तो भाई विचरण गुणांक दे रखा है, माध्य दे रखा है। ठीक है,
तो विचरण गुणांक क्या होता है? विचरण गुणांक होता है मानक विचलन अपॉन में माध्य। ठीक है, यही होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होता है। और ये कितना दे रखा है? 16। तो 16 बराबर ये, और माध्य कितना दे रखा है? 25। तो मानक विचलन कितना हो जाएगा? 25 इधर चला जाएगा ये इनटू में। तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40। तो मानक विचलन आ गया 400। ठीक है, ठीक है, मानक विचलन आ गया 400। बिल्कुल ठीक है। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? ये निकालना है, विचरण का मान बताना है। तो विचरण क्या होता है? विचरण क्या होता है? मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 के बाद 4 0। ये तो आ ही नहीं रहा। विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन अपॉन में माध्य इंटू 100। सॉरी 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 सॉरी, मानक विचलन अपॉन में माध्य इंटू 100 भी तो होता है यार, तो ये 2 0 कट जाएगी। और ये विचरण होता है ना, ये मानक विचलन का स्क्वायर होता है। मानक विचलन का स्क्वायर होता है। तो 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है जी, चलिए। इंग्लिश में पढ़ी, जल्दी से पॉज करके फिर हिंदी में पढ़ेंगे इसको। 2024 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान तक कैच द रेन अभियान की विषय वस्तु क्या है? अब देखो, है तो ये करंट अफेयर का, बट पिछले 2-3 मॉक में ये आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हमने चेक कर लिया था मॉक टेस्ट में ही, ठीक है ना, क्योंकि आ रहा था ये लगातार, क्वेश्चन 2-3 बार आया था लगातार मॉक्स में। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन की जो थीम थी वो क्या थी? वुमन से नारी शक्ति से जल जल शक्ति, ये थी इसकी थीम। ठीक है, क्योंकि भाई ये मॉक में आया हुआ था इसलिए पता है, नहीं तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का छोड़ ही देते। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस समूह को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है? अब ये मैं भाई साइंस के, तो मैं आंसर भी चेक नहीं करता इसमें, इतनी ज़्यादा एलर्जी है मेरे को साइंस से। साइंस से तो देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से जुड़े हुए हैं? तो भाई दिल्ली, इधर फिर दिल्ली से क्या है? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ऐसे बना हुआ ना, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखते हैं। इसमें क्या ही देखना था वैसे। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। सेम लॉजिक यहाँ पे भी दिया होगा, लेकिन यहाँ तो 15 दूनी 30 नहीं हो रहा है। तो कोई और लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई और लॉजिक कैसे है भाई? 44 बड़ी संख्या, तो इनसे 44 बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे? 11 का डबल 22 दूनी 44, ठीक है। 15 दूनी 30 और 12, बिल्कुल सही, बेहतरीन लॉजिक मिल गया। पहले वाले का डबल करके दूसरे वाले को जोड़ दिया है। तो 3 3 9 3 12 नहीं। 21 दूनी 42 42 नहीं। 12 दूनी 24 24 48 नहीं। 18 दूनी 36 4 40 4 44, बिल्कुल सही, लास्ट वाला सही है। पहले वाले को डबल करके दूसरा वाला जोड़ के लास्ट वाला आ रहा है। ठीक है जी, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे पॉज करके, फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला है इसने? ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ निम्नलिखित क्रम को देश के विभिन्न हिस्सों में सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। क्रम से लगाना है इसको, है ना, जो आंदोलन ये सब हुए हैं। तो बंगाल में विद्रोह, तो बंगाल में सिपाही विद्रोह तो 1857 वाला था ना, लेकिन बंगाल में एक अलग से भी हुआ था शायद। हाँ, बंगाल में अलग से भी हुआ था शायद एक सिपाही विद्रोह। क्या? कच्छ का विद्रोह कब हुआ था भाई, इसके बारे में तो नहीं पता। वेल्लूर में था सिपाही विद्रोह, ये हुआ था 1806 के आसपास हुआ था, आई थिंक ये। ठीक है, संथाल तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस में से एक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 1855 से 56 के बीच में हुआ था ये। और कोल विद्रोह भी फेमस है ना, यूपीएससी तक में पूछे गए हैं ये तो। ये तो आपको याद होना चाहिए। तो ये हुआ था 1829 या 1929 में हुआ था, आई थिंक 29 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। तो अब हम ऑप्शन से जानने की कोशिश करते हैं, बाकी पहले दो के बारे में तो नहीं पता कब हुए। लेट्स सी, कहाँ गया? 6, ये। तो अगर हम देखें ऑप्शंस में, इन दोनों की बात करें, इनमें तो हम 100% श्योर हैं, संथाल और कोल में। तो 55 29, तो 5 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, तो 5 पहले 4 बाद में, 5 पहले 4 बाद में, 5 पहले 4 बाद में, तो ये ऑप्शन खत्म। इसमें 4 पहले 5 बाद में, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, इसमें तो हम श्योर है ना कि भाई पहले 4 आएगा, सॉरी पहले 5 आएगा उसके बाद 4 आएगा। ठीक है ना, क्रम में लगाना है ना इसको। बिल्कुल, तो पहले ये वाला विद्रोह हुआ था, फिर ये वाला हुआ था। अब इन दोनों में से हमें देखना है
वेल्लूर सिपाही विद्रोह 6 में हुआ था। अब इन दोनों में से हमें एक और दो का अगर पता चल जाए कि एक पहले हुआ या दो पहले हुआ, तो हम जा सकते हैं आंसर तक। बंगाल में सिपाही विद्रोह और कच्छ में हम्म, भाई कच्छ तो उनके जो अधिकार में बाद में आया होगा, अंग्रेजों के अधिकार में, और बंगाल तो बहुत शुरुआती दौर से रहा उनका। तो हो सकता है बंगाल में पहले विद्रोह हुआ हो, कच्छ का बाद में हुआ विद्रोह, क्योंकि ये कैप्चर ही बाद में हुआ था ना इधर वाला एरिया। तो पहले तो वो बंगाल की साइड से होते हुए आए थे ना। तो मेरे हिसाब से बंगाल में पहले हो गया होगा विद्रोह, उसके बाद यहाँ पे हुआ होगा कच्छ में। तो फर्स्ट वाले के साथ जाए। अब इसमें ये मत कहना कि अगर ठीक हो जाए गलती से तो भाई कि सारे गैस ठीक ही जाते हैं। तो एक बार कोशिश कर रहे हैं कि सोच के इस तरीके से, है ना, कि कच्छ में तो बाद में जाएंगे ना वो लोग, तो बाद में होगा वहाँ पे अगर कुछ होगा भी तो लोगों में भड़केगा जो विद्रोह बाद में, तो हो सकता है बंगाल में पहले ही हो गया हो उससे। ठीक है, गलत भी हो सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई टाइम को भी ध्यान में रखेंगे ना, ज़्यादा डीप में डूबना नहीं है। चलिए, क्या बोला इसने, देश एक्स में अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है जहाँ क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में भूख, कुपोषण और अस्वच्छता के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक है। पहले का सेम कॉपी क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है मॉक में। अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता, लग्जरी वस्तु है एक अच्छा स्वास्थ्य होना। ठीक है, देश एक्स के लोग जीवन में बहुत सी विलासिता का खर्च नहीं उठा सकते, तभी तो उसके लिए एक स्वास्थ्य भी एक विलासिता है। भाई अगर स्वास्थ्य जैसी एक जो सबको मूलभूत सुविधाएं आवश्यक है ना, वो तो मिलनी, वो नहीं मिल पा रही है, यानी कि स्वास्थ्य भी एक विलासिता, लग्जरी वस्तु बन गया जो सबके पास नहीं है। तो बाकी विलासिता को खर्च नहीं उठा पा रहे होंगे, मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है। भाई इस कथन से तो कहीं भी ये नहीं लग रहा, प्रकृति का उपहार होता तो ये विलासिता की वस्तु कैसे बन जाता। तो आई थिंक केवल एक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीकृत KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है। भाई मुझे तो पता नहीं है ये सब क्या है। अम्लीकृत KMnO4। आगे बढ़ते हैं यार, ये साइंस वाइंस के क्वेश्चंस इतने ना पूछो। आज कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहे, पहले भी 2-3 क्वेश्चन आ गए ना साइंस के। तो गीता ने 1,000 रुपये में एक बैग खरीदा, बैग में 200 को ठीक करने के लिए 300 रुपये खर्च किए, बाद में इसने 1,508 रुपये में इसको बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ऐसे क्वेश्चंस ना करवाओ। 1,000 रुपये का बैग खरीदा, 300 रुपये उसमें खर्च करे उसने ठीक कराने के लिए, तो उसको पड़ गया 1,300 रुपये का बैग, और इसको इसने बेच दिया 1,508 रुपये में। तो 1,300 रुपये की चीज़ 1,508 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 208 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1,300 पे प्रॉफिट हुआ है 208 का, इंटू कर देंगे 100 की परसेंटेज आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 13 कम 13, 7 चला गया, 13 6 का 78, तो 16% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए इंग्लिश में, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे इसको। नीचे तो नहीं है ना क्वेश्चन, अच्छा नीचे भी क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर्स दे रखे हैं वैसे तो इसने, बट पहले देख लेते हैं नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे ऐसे। ये तो देखिए मेरा क्या पूछ रहा है, J1 + J2 का मान बताना है क्या है। ठीक है, J1 और J2 ये दे रखा है। अब ठीक है, J1 क्या है, PQSTU, तो R को छोड़ दिया इसने, PQRSTU होता है ना, तो P कहाँ से PQRSTU तक है, तो इसने क्या किया, PQR को छोड़ दिया बस। बाकी सभी की कुल संख्या निकालनी है। तो भाई देखो ये डिग्री में दे रखी है, तो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 में से इसको घटा दो, इनको प्लस करने में टाइम लगेगा, 360 में से इसको घटाने में थोड़ा टाइम लगेगा बस। ठीक है, पूरा ये होता है 360 डिग्री, इसको काउंट नहीं करना, बाकी सबको काउंट करना है। तो 360 में से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 40 घटाओ 320, 321 आ जाएगा ये। 321 डिग्री तो ये हो गया। ठीक है, पी और क्यू के कर्मचारियों की कुल संख्या, टी और यू के कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अंतर और निकालना है, और J1 + J2 निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है, पी और पी और क्यू कहाँ गया, पी और क्यू के इनके सम कितना हो गया, 180। इनका और किसका अंतर निकालना है, टी और यू, तो टी और यू कितना हो गया, 60। तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 120। ये हो गया 1 4 4, 441 डिग्री का मान बताना है ना, इन दोनों को प्लस करना है ना। 441 डिग्री, 441 डिग्री, 441 डिग्री का मान, एक्चुअल मान कितना है भाई, 441 लिख लेते हैं, कभी भूल जाए हम। इसका डिग्री का मान बताना है। इस पूरा 360 डिग्री का मान कितना है, कुल संख्या कितनी है ये। तो भाई 441 डिग्री का मान निकालना, 360 डिग्री का मान ये दे रखा है, तो 15840, ये 360 डिग्री का मान है, तो 1 डिग्री का मान ये हो गया, इंटू 441 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो खत्म, 4 4 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, और
9 एकम 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 नहीं होगा, 9 चौक 36, 4 4 8 9 नहीं 81, ठीक है। ठीक है, 4 से काटें इसको, तो 4 तिया 12, 13 14 15, 3, 4 नीम 36, 4 6 24, तो 396 इंटू 49, ठीक है। अगर मैं अप्रोक्स निकालने की कोशिश करूँ, इसको 400 मान लूँ और इसको 50 मान लूँ, तो 4 पंजे 20, 20,000 के अप्रोक्स होना चाहिए। अब पता नहीं ऑप्शन कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, है ना। चलिए, 6 नीम 54, 9 नीम 81 और 5 86, 9 6 54, 9 नीम 81 और 5 86 8, 9 तिया 27, 27 और 3 30 और 5 35, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 396 और 49 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं पे साइड में ऑप्शन देख लेते हैं, 396 और 49। लो, 20,000 के आसपास तो वैसे भी एक ही ऑप्शन है, बट करके देख लेते हैं ना। 300 कितना है, तो 96 और 49, 9 6 54, 9 नीम 81, 5 86 8, 9 9 तिया 27, 3 30 और 5 35, इंटू 4 6 24, 4 नीम 36 37 38, 12 13 14 15, यूनिट डिजिट में मैच नहीं कर रहा, बताओ यार। 4 6 4 10, लो लास्ट के दो भी मैच नहीं कर रहे। 8 5 13 और 1 14, आ गया पहला वाला ऑप्शन सही है, 5 3 8 और 1 9। लो, अप्रॉक्स से भी आंसर आ रहा था, बेफिजुल में टाइम ख़राब किया, बट कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन और उसके बाद हिंदी में देखेंगे क्या बोल रहा है इसने, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे अब, है ना। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्तियों ने 4 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने के लिए अभी कितने दिनों की कुल संख्या क्या है, मतलब दिनों की कुल संख्या जो काम पूरा करने में लगा। 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति लगाए गए, तो 20 व्यक्ति थे, मैंने कहा एक की एफिशिएंसी एक थी, एक व्यक्ति की एक थी, तो इसको 8 दिन तक काम करना था 20 व्यक्तियों को, तो टोटल काम कितना था, 160 काम करना था इनको, ठीक है। 4 व्यक्ति 4 दिन बाद छोड़कर चले गए, तो भाई 4 दिन तक तो इन्होंने सबने काम किया, ठीक है। तो 4 दिन तक काम किया, सारे 20 के 20 ने किया, तो 80 काम तो कर लिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद 4 व्यक्ति चले गए, तो अब 16 व्यक्ति बचे, 16 यूनिट काम होगा, ठीक है। और काम कितना बचा, 80 काम बचा, 160 में से 80 काम हो चुका है, 80 काम बचा है। कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता है, अब देखो 16 व्यक्ति बचे हैं और 80 काम करेंगे, तो कितने दिन में कर देंगे, 16 पंजे 80, 5 दिन में कर देंगे। 4 दिन ये पहले करके गए हैं, तो 5 4 9 दिन में ये काम खत्म हुआ होगा टोटल। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखिए। 1990 91 और 1991 92 डैश पंचवर्षीय योजनाओं के बीच 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। दो एक एक साल के जो प्लान्स बनाए गए थे, वो कब बनाए गए थे, 91 92 के बीच में, ठीक है। 91 में आया था आर्थिक संकट, साथ साथ सहेंगे, तो भाई 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था अ, ये 91 और 92 की जो एक एक साल की पंचवर्षीय योजनाएं थी, 7वीं और 8वीं के बीच में। चलिए, सभी बैग किताबें हैं, तो सारे बैग जो हैं ये क्या है भाई, किताबें हैं। सभी किताबें कॉपी हैं, तो ये सारी किताबें क्या हैं, कॉपी के अंदर है। कोई पेन कॉपी नहीं है, तो कॉपी जो है ये कोई भी पेन कॉपी नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कंक्लूजन देखें, कुछ किताबें पेन है, तो कुछ किताबें पेन है, किताबें पेन तक जा सकते हैं कि नहीं, पेन जब सी के अंदर ही नहीं आ रहा तो यहाँ तक कैसे चला जाएगा। सी अपनी बाउंड्री में नहीं इसको घुसने दे रहा, तो के तक कैसे जाने देगा, नहीं तो पहला वाला तो गलत हो गया। कोई बैग पेन नहीं है, तो कोई बैग पेन नहीं है, बिल्कुल सही। जब सी के अंदर ही नहीं जाएगा तो कोई भी बी बन ही नहीं पाएगा, पेन पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये तो सेकंड सही है। कुछ कॉपी बैग हैं, तो कुछ कॉपी बैग हैं क्या, बिल्कुल सही है, कुछ कॉपी बैग हैं, तो दूसरा और तीसरा ठीक हो जाएगा। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे, टाइम को देखते हुए जल्दी से चलेंगे, ठीक है। मोहन ने कहा वह मेरी माँ के पति का भाई है, मेरी माँ का पति मेरे पिताजी हो जाएंगे, उनके भाई कौन हो जाएंगे, मेरे चाचा हो जाएंगे। तो भाई ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इंग्लिश में पढ़िए इसको जल्दी से पॉज करके और फिर हिंदी में पढ़ेंगे। क्या बोला इसने, 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या 15 × 13 बटे में 2, 15 गुना 12, 3 कम करना है ना, 15 दूनी 30, 180, 80/2, 90, ठीक है। समझ पाए क्या किया इसमें, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, जितनी भुजाएं होती हैं उसको मल्टीप्लाई करना है उससे 3 से,
और अपॉन में 2 कर देना है, ठीक है। तो 15 भुजाएं हैं, 15 की गुणा 12 से करना पड़ेगा, 3 कम करके, और अपॉन 2 कर देंगे। तो 15 दूनी 30, 15 कम 15, 16 18, 120/2, 180/2, 90। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखिए। राजमार्ग पर एक सूचना लिखी गई है कि अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। लोग प्राय ऐसी सूचनाओं को नज़रअंदाज करते नहीं। इन धारणा वाले क्वेश्चंस का पहला नियम यही है कि अगर कोई चीज़ नोटिस पे लिखी जा रही है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, इसलिए लिखी जाती है, ठीक है। तो इसको गलत मानना हमेशा, नज़रअंदाज नहीं करते, वरना क्यों लिखा जाएगा, तो पहला गलत है। तेज गति से बचेंगे और नियमों का पालन करेंगे, इसीलिए लिखा जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड केवल दूसरी धारणा जो है अनुसरण करती है। इंग्लिश और फिर हिंदी। ABCD का कुछ कुछ मान है तो भाई 65। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है +39। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डिवाइड 3। एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है भाई, एफ का होंगे, एफ का मतलब -23। सी का मतलब क्या है, ×2, ठीक है। तो 65, 13 एकम 13×3 = 39, 65 + 13 - 46, 23×2 = 46। तो कितना, 70 और 78, 78 में 46 गया, कितना हो जा, 8 में 6 गया 2, 4 और 3 7, 32। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। 70, 3 78, 6 2 4 3 7, ठीक है। 32 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, हिंदी। चित्रकार, वकील और गायक। अब सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि तीनों एक ही व्यक्ति हो सकता है, कि एक व्यक्ति चित्रकार भी है, वकील भी है, गायक भी है, हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है। जब एक व्यक्ति ये तीनों चीज़ें हो सकता है तो ये पहला वाला डायग्राम बनता है। ये मैं हर मॉक में आपको समझाता हूँ, ठीक है। पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद देखेंगे हिंदी में। यदि शांत जल में एक नाव की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है। नाव की चाल क्या होती है, एक्स होती है, एक्स ये दे रखा है। धारा की चाल वाई होती है, वाई ये दे रखा है। नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या। 14 6 20, 20 चौक 80, 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। धारा की दिशा में जाना है, तो धारा की दिशा में जब जाते हैं डिस्टेंस को, तो किससे भाग करते हैं, दोनों जुड़ जाती हैं, दोनों चालें जुड़ जाती हैं धारा की दिशा में। तो x + y कितना हो गया, 20, 20 चौक 80। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑड वन आउट छांटना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ऑड वन आउट छांटने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाला पेयर चेक करना है, डिफरेंस, ठीक है। FGKL नहीं, GHIG, सॉरी FGHIJ, तो +4LMNOP +4ABCDE +4IJKL +3। इसमें लास्ट के पेयर में +3 है, बाकी सब में +4 है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में पढ़िए, फिर हिंदी में देखेंगे इसको। सिंधु जल संधि बाई इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कितना जल वहन किया जाता है, भारत कितना जल वहन करता है। तो इसमें 100% नहीं है, नहीं तो अब इसको लिख देते हैं क्योंकि फिलहाल बंद कर दिया ना। हालांकि 100% तो नहीं बंद कर पाए। खैर 20% जो है वो भारत के उसमें आता है, इसका एग्रीमेंट के तहत पानी, ठीक है। पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखिए इसको। क्या लोग हैं, उत्तर दिशा के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ON पंक्ति के अंतिम छोरों पर है, ठीक है। के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो कोई के बैठा है भाई। के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, टोटल कितने, 6 लोग हैं। तो 4 ही हो गए, बाईं ओर 2 व्यक्ति और बैठे होंगे, ठीक है। जे के बाईं ओर, के दाईं ओर थे ये, जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, जे के बाईं ओर तो जे यहाँ बैठा होगा, इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, ओ जो है वो के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे, सॉरी 1 2, ठीक है। और एन अंतिम छोरों पे बैठे, तो ओ यहाँ बैठ गया, तो एन यहाँ बैठ गया होगा, ठीक है। एम जे और एन के बीच में बैठे, एम जो है वो जे और एन के बीच में बैठा है, एम, ठीक है, एन ए, ठीक है। ओ और के बीच में कौन बैठा है, ओ और के बीच में कौन बैठा है, वही बैठा है जो नहीं बैठा अभी तक। तो कौन नहीं बैठा, एम बैठ गया, एल नहीं बैठा, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें। आ जाए भाई, इंग्लिश में पॉज करिए, पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखें इसको। क्या बोला, सुनीता ने 66% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से 50 अंक अधिक है। गीता 38% अंक प्राप्त करती है और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। विनय के 17.5% अंक प्राप्त किए, विनय के अंक बताने हैं। देखो 66% अंक आए, तो 50 अंक से वो पास हो गई, अधिक है 50 अंक, पासिंग मार्क्स से 50 अंक अधिक है, ठीक है। और जब वो 38% ला रही है तो 6 अंक से फेल हो गई है, यानी कि पासिंग मार्क्स से 6 कम है।
तो आप ये देखो कि 66 और 38 के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है। तो ये कितना 40, 50, 60, 28% का डिफरेंस है। और मार्क्स कितने डिफरेंस कर जाते हैं भाई, 66 आ रहे थे तो उसके 50 तो एक्स्ट्रा आ रहे थे। अब ये क्या हुआ, 38% पे इसने 50 तो कवर किए प्लस ये 6 मार्क्स और डाउन चला गया मामला। तो 28% की वैल्यू जो है वो 56 नंबर के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2 के बराबर। 28 दूनी 56। तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। और क्या बताना, विनय के मार्क्स बताने, 17.5 की इंटू 2 कर दो तो 35 मार्क्स विनय के आए होंगे। 1% की वैल्यू 2 है ना, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसमें बस, 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके जल्दी से और फिर हिंदी में देखिए। भारत का वॉयसरॉय कौन था जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो उस वक्त कौन था, 11 में किया गया था ये, तो 11 में 10 से 17, 10 से 16 या 17 तक हॉर्डिंग था, लॉर्ड हॉर्डिंग था, बिल्कुल सही। चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे। इसमें ये बताना ऑड वन आउट क्या है इसमें, है ना। इसमें ऑड वन आउट चारों में देखना है क्या है भाई। तो इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 अंकों, 6 भुजा वाली आकृति के अंदर स्क्वायर वो है, वृत्त है, सर्कल है। 1 2 3 4 5 भुजाओं वाली आकृति के अंदर 6 भुजाएं हैं, ठीक है। 3 के अंदर 4 है और 4 के अंदर 5 है, तो 6 के अंदर 7 होना चाहिए था ना, तो ये वाली गलत है आकृति पहली वाली। जितनी बाहर भुजाएं हैं आकृति की, उससे एक अधिक वाली आकृति अंदर है, जबकि पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है जी। चलिए पॉज करके इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने, कलर चेंज करते हैं, बिल्कुल। 7 व्यक्ति हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी है एक व्यक्ति। डी के दाएं कोई केवल 2 व्यक्ति, तो 1 2 और टोटल कितने 7, तो इसके अंदर 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। सी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी यहाँ बैठा होगा, इसके बाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ठीक है जी। डी और जी के मध्य है, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी, तो जी इधर की साइड तो आ नहीं सकता, तो जी इधर आएगा। एक सेकेंड, डी और जी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, तो जी तो यहाँ नहीं आ सकता। डी के दाएं केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों बना दिया यार मैंने ये, तो वैसे टाइम कम में मैंने और गलत कर दिया। डी के, अब ये डी कैसा बन गया, डी के दाएं 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 ही हो गए, टोटल 7 है तो 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 3 7 हो गए, ठीक है। सी के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, तो सी के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। कह रहा है डी और जी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, तो जी इधर नहीं आ सकता, जी इधर आएगा। अब सही है, पहले सी की जगह जी आ रहा था। इसके बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। सी और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, सी और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी के पास ए नहीं है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। बी डी के दाएं बैठा है, तो बी जो है वो डी के दाएं बैठा है, बी, ठीक है। बी जो है वो डी के दाएं बैठा है, ठीक है। सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाएं तो ई बैठा है ना, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में उत्पादित डैश वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, तो अंतिम वस्तुओं, इंग्लिश में पढ़ लो भाई इसको, लो पॉज करके पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको क्या इंग्लिश में पढ़ोगे, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो आपको पहली चीज़ आपको पता ही है कि ये जो ऐसे होता है, तो इधर से दरवाज़ा खुला है तो आप इधर से इधर जा सकते हो, लेकिन ये दरवाजे यहाँ से बंद है तो इधर से इधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इधर देखते हैं, पहला निष्कर्ष क्या है, के से ई की तरफ जाना है, तो के से वाई, वाई से एस, एस से ई जा सकते हैं, बट ये कंक्लूजन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जब हम इधर से इधर जाते हैं तो इस साइन के नीचे, इस पूरे रास्ते में कम से कम एक जगह नीचे बार ना हो, कम से कम एक जगह नीचे बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे बार नहीं है, सब जगह बार हो, लेकिन रास्ते में कम से कम एक जगह पे ना हो बार, लेकिन यहाँ पे सबके नीचे बार है, देखो ये सबके नीचे बार है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ई इज इक्वल टू के, अब देखो ये इधर और का केस बन गया। जैसे ही आपने ये इस साइन के साथ इक्वल टू का साइन देखा ना, मेरी नज़र तुरंत किस पे गई कि सेम एलिमेंट तो नहीं है, सेम एलिमेंट है बिल्कुल। ई और ई इज इक्वल टू के गलत है क्या, बिल्कुल गलत है। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो, पहली शर्त, 3 शर्त होती हैं, दूसरी शर्त कि भाई एक में इक्वल टू हो ज़रूर और दूसरे में कोई एक साइन हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ दोनों एलिमेंट सेम हो, तो इधर और का केस लगता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है। चलिए पॉज करिए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। तो इसमें क्या है भाई, चिन्हक दे रखा है, ठीक है, फ्रस्टम दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 8 है, वृत्तीय आधारों का परिमाप इतना इतना है, तो चिन्हक का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, तो एल और आर माइनस आर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आर माइनस आर होता है या प्लस आर होता है? प्लस आर होता है, सॉरी, दोनों को जोड़ना है ना। चिन्ह का पहले ये देखो आप कि वृत्तीय आधारों का परिमाप, वृत्तीय वृत्तीय आधारों का परिमाप कितना है, 20 और 12। परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर प्लस ही होता है भाई यहाँ पे। 2 पाई आर, क्या बोल रहा था मैं, 2 पाई आर दे रखा 20, और एक बार दे रखा 2 पाई आर 12। तो भाई ये कितना हो जाएगा, आर कितनी आ जाएगी, 20। ये दो यहाँ पे इंटू में, तो अपॉन में जाएगा, पाई इधर आ जाएगा, तो ये 7/22 हो जाएगा। तो ये 2 से गया 10 बार में, और ये 2 से गया कितनी बार में, 5 बार में, और नीचे आ गया 11। तो ये आ गया 7×5 35 अपॉन में 11। ठीक है, एक की आर आ गई 35/11। तो ऊपर लिख लेंगे 35/11। दूसरी की आर कितनी है, 12। तो 12, 2 पाई आर होता है, तो नीचे पाई 2 आ गया, और ये पाई कितना बन गया, 7/22। तो एकम दो, 2×6 = 12, 2×3 = 6। तो कितना हो गया, 7×3 = 21/11। तो ये हो गया 21/11। पाई एल होता है, एल कितनी है हमारी, 8। और ब्रैकेट में होता है दोनों आरों का प्लस, तो दोनों आर का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3×2 = 5, और 56/11। ठीक है, तो भाई ये 7 से गया 8 बार में, 7×8 = 56, ये 11 से गया 2 बार में। ठीक है, 8×8 = 64, 64×2 = 128। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके पढ़ेंगे जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? तो नारायण गुरु जो थे वो किस राज्य से थे, केरल में ही तो थे। केरल के जो समाज सुधार आंदोलन है उनका नेतृत्व नारायण नारायण गुरु जी ने तो किया था। ये आप जब हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, सामाजिक और धार्मिक सुधार, तो उसमें पढ़ते हो ना सारे, तो उसमें से एक है। इंग्लिश में पॉज करके पढ़ेंगे, फिर हिंदी में देखेंगे जल्दी से। x² + 1/(x² - 1) बराबर है, तो इसके मूल का योग बताना है, इनके इनके जो वो होंगे मूल, मतलब जो x का मान जो होगा वो। तो भाई इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 4x² + 4 बराबर 5x² - 5। ठीक है, तो ये 4x² इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x²। और ये 5 इधर चला जाएगा तो 9 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। ठीक है, क्योंकि प्लस का 3 भी स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, माइनस का 3 भी स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा। और इनका योगफल कितना हो जाएगा, +3 और -3 जब जुड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखिए। ऑड वन आउट छांटना है, तो छिपकली कृंतक होती है, पहले ही गलत दे रखा है। कृंतक कौन होते हैं, वो वाले जो कुतरने वाले जीव होते हैं ना, चूहा खरगोश ये सब। तो छिपकली तो सरीसृप होती है ना, तो पहले ही गलत है। ऑड वन आउट है पहले ही। आत्म पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। आत्म पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है किसके द्वारा, लसिका के द्वारा। पीवाई का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, और शायद मॉक में भी आया हो तो पता नहीं। इजी क्वेश्चन। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, यदि उनका गुणनफल 247 है तो एलसीएम भी 247 होगा। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगा एलसीएम। जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे ही को प्राइम नंबर्स का भी एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है अभी इसने, हीरो को ऐसे लिखा जा रहा है, लव को ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, HIEFG+2 RS+1 OPQ+2 LM+1 OPQ+। पहले +1 फिर +2 फिर +1 +2 ऐसे चल रहा है। +1 R से S हो गया, फिर OPQ, तो S के बाद Q आएगा, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद A के बाद B आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। फिर +2 हो जाएगा, DEF आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित
बहुउद्देशीय ऐप सखी का उद्देश्य क्या है? पता नहीं यार, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बाद में देख लेंगे इसको, कभी पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अभी तो नहीं पता। चलिए, ए और जेड अपोजिट है एक दूसरे के, डी डब्ल्यू अपोजिट, जी टी भी अपोजिट है, तो आगे क्या आएगा? हम्म ए से डी पे पहले देखो कितना है, ए बी सी डी प्लस थ्री, डी से जी, डी ई एफ जी प्लस थ्री, जी एच आई जे, तो जे आना चाहिए। तो जे यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। और जे का अपोजिट क्या होता है? जे कितना होता है? 10 होता है, तो इसका अपोजिट 17 होगा, तो ये क्यू हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? ये पीवाईक्यू का भी है, और अभी किसी मॉक में भी आपको बताया था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। केवलर होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में। इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना शामिल नहीं है? ये मैंने आपको जब भी प्रकीर्णन और अपवर्तन ये सब चीज़ें आ रही थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि इंद्रधनुष का, आसमान का रंग और ये सब, सूरज उगना ढलना, ये सब आपको पढ़ना है कि किसके कारण होता है, ठीक है। ये बोल रहा है इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी परिघटना शामिल नहीं है? प्रकीर्णन तो इसमें 100% शामिल नहीं ही होती है, ठीक है। ये तो याद रखना है इसको। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में। संवहनीय पादप जिनमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। फल और फूल दोनों होते हैं, तो उसको तो बीज वाले होते हैं, शायद आवर्त बीजी कहा जाएगा उनको तो, और क्या ही कहा जाएगा। पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी। मेटल को इस तरीके से लिखा जा रहा है, देखें क्या है इसमें, एम एन ओ, ठीक है, सी डी ई टी यू वी वाई जेड ए एल एम एन, तो एक बार +2 एक बार -2, एक बार +2 एक बार -2, ठीक है। एम एन ओ तो आर एस टी टी आएगा, फिर सी डी ई सी आएगा, तो टी के बाद सी, ऑप्शन खत्म, ठीक है। उसके बाद +2 यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर -2, तो यहाँ कितना आएगा, आर एस, क्यू आर एस, तो क्यू आएगा, तो ये दोनों, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद +2 ई एफ जी, तो जी आएगा, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। +2 -2 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट बराबर 9 है, तो सेक स्क्वायर बी बना बताना कितना होगा? तो आप सीधा सिंपल इस तरीके से करिए, लाल बटा कक्का से, बेफिजूल का और कुछ मत सोचिए, वैल्यू वगैरह पुट मत करिए, ठीक है। कॉट क्या होता है? ये होता है साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो आधार बटा लंब बराबर कितना दे रखा है, 9। तो नीचे जिसके कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो लंब इतना हो गया, आधार इतना हो गया, ठीक है। सेक क्या, एक बार कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग 81, लंब का वर्ग 1, तो कितना हो गया, 82। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, √82, ठीक है। सेक स्क्वायर बी, तो सेक क्या होता है? साइन कॉस 10, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, √82, अपॉन में आधार कितना है, आधार का क्या बोला, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 9 81 हो जाएगा इसका स्क्वायर, सॉरी 9 लिखेंगे ना यहाँ पे, पहले इनका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से ये वाला कट गया, 9 81, 82/81, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, चलिए। 8 cot = 6, तो कॉट बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा 6/8, अगेन लाल बटे कक्का, ठीक है। तो साइन, ये वाला साइन, ये कॉस, ये टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब दे रखा है, ठीक है। तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण क्या होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, सॉरी लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, ठीक है। तो कर्ण बराबर आ गया 10, तो साइन प्लस कॉस, तो साइन प्लस कॉस कितना हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो 8/10 प्लस कॉस कितना है, साइन कॉस आधार बटा कर्ण, तो आधा 6/10, अपॉन में सेम चीज़ माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 14/10, और यहाँ माइनस करेंगे नीचे कितना, 8 में से गया 2/10, तो 10 से 10 कट गया, 2 सत्ते 14, 7, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखिए। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत में तीव्र, अत्यधिक और नियंत्रण से बाहर होने वाली वृद्धि को कहा जाता है? अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत में, जब कीमत में वृद्धि होती है तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। जब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए और नियंत्रण से बाहर हो जाए, इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार। कार टी सेल थेरेपी शायद कल ही आया था किसी मॉक में, कि ये किस ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो उस
सेम क्वेश्चन देखा था ना आपने इसके बारे में। और यही चीज, यही है वो कार्टी सेल थेरेपी, शायद ये आईआईटी बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। और ये पहली घरेलू जीन थेरेपी है जो कैंसर के इलाज के लिए, इवन शायद इसका जो न्यूज़ में भी रहा था तो द्रौपदी मुर्मू जी ने शायद इसका वो कुछ उद्घाटन करके ऐसे था, पता नहीं। बट न्यूज़ में देखा था तो मैंने द्रौपदी जी के साथ देखा था इसको, खबर को। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की बाव, रानी की जो बावली है वो किस राज्य में स्थित है? तो भाई गुजरात में रानी की बावली। अब ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए और उसके बाद हिंदी में पढ़िए। राम की मासिक आय शाम की तुलना में 15% अधिक है। शाम की मासिक आय, सॉरी, राम की मासिक आय शाम की तुलना में 15 अधिक है, तो राम की मासिक आय शाम की तुलना में 15 अधिक है, तो शाम की 100 है तो राम की 115 है। ठीक है। शाम की मासिक आय सोहन की तुलना में 10% कम है, तो शाम की मासिक आय सोहन की तुलना में 10%, ये 90% हो गया। पूछा क्या है इसने? रेशियो पूछा ना, तो हटाओ, इस तरीके से करेंगे इसको, सीधा लिखेंगे। किस किस का रेशियो पूछा? राम, श्याम और सोहन। ठीक है, इनका रेशियो पूछा है। बोला राम की मासिक आय शाम की तुलना में 15% अधिक है, तो अगर श्याम की 100 है तो राम की इससे 15% ज़्यादा है। ठीक है। और शाम की मासिक आय सोहन की तुलना में 10% कम है, तो शाम की मासिक आय सोहन की अगर 100 है तो शाम की से 10% कम है। ठीक है। रेशियो निकालना है तो जिसके बगल में जगह खाली है उसके बगल में उसको बिठा दो, 90 के बगल में खाली है 90 को बिठा दो। ठीक है। अब काट पीट कर सकते हो, क्या कट सकती है? एक जीरो से एक जीरो सबकी खत्म कर दी हमने। ठीक है। और कुछ काट सकते हो क्या? काट सकते हो क्या? नौ 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 नौ, पाँच पाँच, पाँच से काट सकते हो, पाँच से काट दो। पाँच दूनी 10, पाँच तिया 15, पाँच ऊपर वाले काट दो, पाँच दूनी 10, इसको भी पाँच दूनी 10, ये कटा नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो नौ तिया 27, दो, नौ दूनी 18 और दो 20, 207 दो ऑप्शन में है। ठीक है। नौ दूनी 18, 180, तो 180 एक ही ऑप्शन में, ये सारे कट गए, ये आंसर हो गया। यहाँ देख लो, 100 दूनी 200 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? ए बी सी डी ई एक दूसरे के ऊपर, पांच बक्से ए बी सी डी ई एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। बी तथा सी के बीच में दो बक्से हैं। अब बी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है। तो दो सिचुएशन हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। पहले ए बी के ठीक ऊपर है, तो बी के ठीक ऊपर क्या है? ए है। ठीक है। सी ई के ठीक नीचे है, तो बी और सी के बीच में दो बक्से हैं, तो बी और सी तो ऐसे रख लेते हैं ना, एक बार ऐसे और एक बार बी और सी ऐसे रख लेते हैं, इनके बीच में दो बक्से हैं। ठीक है। तो पहले क्या बोला इसने? ए बी के ठीक ऊपर है, तो ए जो है वो बी के ठीक ऊपर है यहाँ पे, और यहाँ पे है यहाँ पे। ठीक है। सी ई के ठीक नीचे है, तो सी जो है वो ई के ठीक नीचे है, तो ई यहाँ पे है, तो ई के ठीक नीचे सी हो गया। सी जो है वो ई के ठीक नीचे, तो ई यहाँ पे हो गया। ठीक है। ई शीर्ष पर नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। ई यहाँ पे तो शीर्ष पे आ रहा है। ई पांच बक्से ना, एक दो तीन चार पाँच, ये वाला गलत हो गया। मध्य में कौन सा बॉक्स है? तो जोन सा नहीं रखा गया वही है, तो ए बी सी डी है यहाँ पे। डी रखा नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखिए। एक व्यक्ति जेड से चलना प्रारंभ करता है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो भाई जेड से प्रारंभ करता है चलना और 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलाओ। ठीक है। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो दाएं ये 7 है यहाँ तक, तो 7 से कम चल रहा है, वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चला। वह बाएं मुड़ता है और बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर यात्रा करता है। तो कहाँ मुड़ रहा है? बाएं, तो दाएं बाएं मुड़ा यहाँ से, और एक्स तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर यात्रा। देखो 3 यहाँ चल चुका है, 4 यहाँ पे, यानी इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल, ये 7 के सामने। ठीक है। ये एक्स पे पहुंच गया। ठीक है। बिंदु जेड तक पहुंचने के लिए अब उसे कितनी और किस दिशा में चलने की आवश्यकता है? तो जेड तक पहुंचेगा। देखो ये टोटल 5 है, एक ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 4, और ये इधर का चलेगा, यानी कि ईस्ट की तरफ चलेगा 4 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, इंग्लिश में पढ़ ही लो, इसको पॉज करके जल्दी से, फिर हिंदी में देखो। 10 अंकीय संख्या है, 88 से विभाज्य है, तो इसका मान बताना है। 88 है तो भाई इसको तोड़ लो किसमें? 11 और 8 में। तो जो 88 से विभाज्य है वो 11 और 8 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट की 3 संख्याओं को जब मैं 8 से काटता हूँ, तो 8 दूनी 16, 2 बचा। अब 2 के साथ क्या जोड़ूं कि वो 8 से कट जाए? 2 के साथ मेरे को 4 जोड़ना पड़ेगा ना, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। 8 तिया 24 होता है ना, यहाँ पे 18 है, 8 दूनी 16 हो गया, 2 इधर गया, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो ये 24 हो गया।
तो वाई की वैल्यू तो आ गई भाई 4। ठीक है, अब देखें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए 11 का रूल लगाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। तो वाई कितना आ गया, 4, 4 एक 5, 5 4 9, 9 एक्स एक 10, तो ये आ गया 10 प्लस एक्स। ठीक है, अब एक छोड़ के यहाँ से 8 2 10 6 16, 0 और एक 17। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 आना चाहिए जब भी ये 11 से विभाज्य होगा। तो अगर मैं x को 7 लिख दूं तो ये 17 माइनस 17 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 7, x आ गया 7। इसको निकालना है तो भाई 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49, 49 दूनी रूट के अंदर 98, प्लस वाई कितना है, 4 चौक 16 प्लस 7, तो ये कितना हो गया 98, 100। यहाँ से ले लो 100, 16 5 21, 121 हो गया, रूट के अंदर 121 बराबर ऑप्शन नंबर बी 11 हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने स्कूल से निकलने के बाद कैटरीना, अरे वाह कैटरीना आ गई भाई, दक्षिण दिशा में एक आइसक्रीम पार्लर तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चली। तो भाई अपने स्कूल से निकली यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर चली। ठीक है, वहाँ से वह बाएं मुड़ी, दाएं बाएं मुड़ी और बस स्टॉप की तरफ चलने के लिए उनको 15 मीटर चलना पड़ा। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़ी, तो दाएं बाएं मुड़ी और सेंट्रल पार्क पहुँचने के लिए 30 मीटर, तो यहाँ से 10 कम है। ठीक है, 30 मीटर चली। आइसक्रीम पार्लर और सेंट्रल पार्क के बीच में दूरी, तो यहाँ से जहाँ से चली थी और इसके बीच में दूरी बतानी है, तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का जमा आधार का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 225, 325 हो गया। तो एग्जैक्ट न्यूनतम दूरी लगभग कितनी है बताना है। तो अगर मैं इसको उसमें चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 पंजे 25, सॉरी 25 हो गया, 13 पंजे 65, तो रूट के अंदर बचेगा 13 और 5 आ जाएगा बाहर। तो 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 4 चौक 16, तो 3.5 के आसपास हो गए। तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 7 16 17, 17.5 ऑप्शन नंबर 17.5 तो है ही नहीं इसमें, 65, 25 75, 25 30 2 32, 15 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, क्या पूछा है इसने, ये तो पूछा है ना आइसक्रीम पार्लर और सेंट्रल पार्क के बीच दूरी। स्कूल से निकलने के बाद कैटरीना दक्षिण दिशा में एक आइसक्रीम पार्लर तक पहुंचने के लिए 40, ओ शिट, क्वेश्चन ही गलत कर दिया भाई हमने। ये तो इसने कहा कि कैटरीना स्कूल से निकलती है, दक्षिण दिशा में चलती है और 40 मीटर चलती है, और आइसक्रीम पार्लर तक, यहाँ पे ये आइसक्रीम पार्लर तक पहुंच चुकी हैं भाई, यहाँ पे पहुंच चुकी हैं आइसक्रीम पार्लर तक। ठीक है, वहाँ से वह बाएं मुड़ी, बाएं मुड़कर बस स्टॉप आ गया, यहाँ पे ये बस स्टॉप आ गया 15 मीटर चलने के बाद, फिर बाएं मुड़ी और 30 मीटर चलने के बाद अब यहाँ पे कहाँ, सेंट्रल पार्क तक पहुँच गई। तो ये सेंट्रल पार्क है। इन्होंने ये पूछा है कि सेंट्रल पार्क और आइसक्रीम पार्लर के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, ये वाली। ठीक है, तो ये 15 है, ये 30 है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो 3 3 900, 15 का स्क्वायर 225, तो ये कितना हो गया 1125। और 1125 को अगर हम इसमें तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं आप, 25 से तोड़ दो, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 25 पंजे 125, ठीक है, 9 पंजे 45, तो 5, 25 का जो है 5 आ गया, 9 का 3 आ गया, 5 3 15, और अंदर कितना आ गया 5, रूट 5 अंदर आ गया। ठीक है, तो 15 रूट 5, तो रूट 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 23 का ज़्यादा हो जाएगा, 2.2 लिख सकते हो 5 को। तो 15 की मल्टीप्लाई 2.2 से करेंगे कितना आएगा, 15 दूनी 30, 30 और 3 33, तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी और तो कुछ करना नहीं था, पहले हमने गलत सवाल को कॉपी कर दिया, उसके बाद गलती हो गई। चलिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इनकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो ये दे रखा है, ठीक है, और एरिया दे रखा है त्रिभुज का, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, आपको हिरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट ये 5 12 13 का ही तो है भाई, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो भाई एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। भुजाओं का रेशियो देखो ध्यान से, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है मतलब कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, तो यानी कि ये जो है
कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और इसका एरिया क्या होता है? 1/2। आधार गुना ऊंचाई, तो 5 12 13 है, तो 10 यहाँ पे होगा, 24 यहाँ पे होगा, और 26 सबसे बड़ी भुजा होगी। तो आधार गुना ऊंचाई कितना हो गया? 10 × 24। यहाँ पे इनकी वैल्यू मान लो 10x 24x 26x। तो यहाँ x हो गया, यहाँ x हो गया, ठीक है। तो 2 × 5 = 10, 24 × 5 = 120x² बराबर कितना आ गया? 480। तो 12 × 4 = 48। तो x² की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो परिमाप बताना है, तो इन सबको जोड़ के कितना आएगा उसका डबल कर दो, है ना। 10x 20 हो जाएगा, 24x 48 हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो जाएगा, 50 5 4 9 10 120। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखा कितना इजी हो गया, वरना हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ता। इसलिए आपको अटेंटिव रहना है। 96वे 96वे अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ, ये सब भाई करंट अफेयर का कुछ नहीं पता। पॉज करके जल्दी पढ़िए, फिर हिंदी में देखेंगे। राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया, 1400 वर्ष पूर्व। जुआन झांग ने हर वर्ष कह रहा हूँ, हर्ष के दरबार में काफी समय बिताया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ये मिल गया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेन नहीं है, बाणभट्ट थे। हरिशेन किसके थे? समुद्रगुप्त के। चलिए, एक्स का मान बताना है। तो क्या कर सकते हैं भाई? पावर है ना, तो इसको पावर में चेंज करो, बराबर बराबर को 3 की पावर लिख सकते हैं कि इसको 3 × 8 = 24, 3 × 3 बिल्कुल, 3 × 3 = 27, 3 की पावर 3 की पावर 2x - 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर कितनी होगी? 6x - 3, ठीक है ना। 27 को मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। 243 को कैसे लिख सकते हो आप? 3 × 8 = 24, 3 × 3, है ना, ये हो गया। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, तो 3 × 3 × 27, 3 की पावर 3 होता है ये। तो 3 की पावर 5 लिख सकते हो इसको, 243 को, तो बराबर 3 की पावर 5 की पावर 3, तो ये पावर कितनी होगी? 15। और जब बेस सेम होता है तो पावर बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ 3 की पावर ये आई है और यहाँ पे 3 की पावर 15 आई है, इनको बराबर रख दो। 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। 6 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/6 = 18। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो डिफरेंस देखो इनका कितना है? 6, यहाँ पे कितना है? 12। तो अब आगे 18 डिफरेंस होगा, तो 80 90 आना चाहिए, ये रहा ऑप्शन नंबर। फिर 24 का होगा, तो 24 में ये आ रहा, बिल्कुल सही। 6 का गैप बढ़ता जा रहा है ना। चलिए इंग्लिश में पढ़िए, पॉज करके फिर हिंदी में देखिए। सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसने 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तर और दक्षिणी भारत की वास्तुकला का सुमेलित मिश्रण हुआ। सारग्राही कला कहाँ की है? बाद में देखेंगे, नो आइडिया। 76 सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड है, ये तो बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भाई ये क्या बोल रहा है? अब इसको इंग्लिश में भी देख लो एक बार, फिर कहोगे इंग्लिश में नहीं दिया, हिंदी। इसने कहा 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार था, तो 1965 15 जून को क्या होगा ये बताना है। अगले साल पे जाते हैं, सेम डे तो +1 होता है। तो 19 अप्रैल 1962 से 1963 में जब जाऊंगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से डिविजिबल तो नहीं है, नहीं। फिर 64 में जाऊंगा तो ये 4 से डिविजिबल है, हाँ। तो लीप ईयर में +2 होता है, तो 64 में +2 हो जाएगा। फिर 65 में जाऊंगा तो +1 हो जाएगा। तो 19 अप्रैल 1965 तक इतने दिन प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा भी प्लस करने हैं। 19 अप्रैल से 15 जून तक जाना है, तो अप्रैल में कितने दिन बचे? 19 20 और 10 30, 11 दिन बचे अप्रैल में। फिर मई के पूरे 31 दिन है, तो उसको 7 से काट के लिख दो, मई के दिन। 7 से काट के 31 को 7 से काटेंगे, 3 बचेगा, तो 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 15 दिन बचे जून के, तो 15 जून, ठीक है। चलो इसको 7 से काट दो, 14, 1 बचा यहाँ। अब क्या कर सकते हैं आप? 3 2 5 6 7, ये 7 के साथ कट गए, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये 12 बचा, तो 7 5 12, तो +5, 5 प्लस करना पड़ेगा गुरुवार में। तो गुरुवार शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगलवार। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में। पैरा पावर लिफ्टिंग में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी से संबंधित है? पैरा पावर लिफ्टिंग, तो जो पैरा खिलाड़ी हैं, इनमें से कौन से हैं? पैरा पावर, सुधीर ने गोल्ड मेडल भी जीता था, आई थिंक 2023 वाले में या 22 वाले में जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल, उसमें शायद कॉमनवेल्थ में जीता था, आई थिंक।
कौन सा दर्रा सही सुमेलित है? दर्रा मिलान करना है भाई, तो दर्रा मिलान करिए जल्दी से। मानाला, मानाला कहाँ पे है? मानाला है आपका उत्तराखंड में आई थिंक। नीति, नीति भी उत्तराखंड में है, तो ये वाला तो सही है। दीफू का है? दीफू तो अरुणाचल प्रदेश में है भाई, दीफू गलत दे रखा है यहाँ पे पेयर। तो नीति वाला सही है। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाने पर 2/3 प्राप्त होगा? तो मैंने कहा कोई भिन्न है जिसे 1/2 से घटाने पर, तो 1/2 में से मैंने इसको घटाया तो मेरे को 2/3 प्राप्त हुआ। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? इधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी x/y, और ये 2/3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 2/3, ये कितना होगा? 3 माइनस 4/6। तो 3 में से 4 गया, एक बचा, तो -1/6। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए जल्दी से पॉज करके, फिर हिंदी में देखिए। इसने क्या बोला है? उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद एक संख्या है? कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक चिन्ह और बाद में एक संख्या है? अक्षर देखने, अक्षर अक्षर अक्षर, पहले क्या है? एक चिन्ह और बाद में एक संख्या। एक हो गया ये, अक्षर के पहले चिन्ह नहीं है, अक्षर के पहले चिन्ह ये रहा, अक्षर के पहले पहले चिन्ह और बाद में एक संख्या हैगी। अक्षर, अक्षर के पहले चिन्ह एक संख्या हैगी। ठीक है, 1 2 3 हो गए है ना? देखें एक और दोबारा जल्दी से चेक कर ले। अक्षर के पहले चिन्ह नहीं है, चिन्ह 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 नहीं है, नहीं 3 ही दिख रहे हैं भाई। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं भाई। मिनिएचर को ये लिखा जाता है तो प्राइवेट को क्या लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है? इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा? एम। एम कितना होता है? 13 होता है, 13 को 4 लिख रखा है, यानी कि 13 में 1 + 3 कर दिया इसने, 4 हो गया। आई को 9 लिख रखा है, एन को 5 लिख रखा है, यानी कि 14 होता है, तो 4 और 1 5 कर दिया इसने, ठीक है। आई का एक, टी का 20 होता है तो 2 और 0 2 कर दिया, यू का 21 होता है तो 3 कर दिया, बिल्कुल सही। इन्होंने पूरा एक डिजिट में लिख रखा है उसको जोड़ के। तो पी क्या होता है? 16 होता है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, सभी ऑप्शन में 7 है, इसमें नहीं है, काट दो। आर कितना होता है? आर होता है 18, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद आई कितना होता है? 9 होता है, 9 9 9, ये दोनों ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़ लो इसको जल्दी से, है ना? पॉज करके पढ़ो, फिर उसके बाद हिंदी में। संख्या इसमें प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाना है। इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दाएं, बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा? बाएं से, देखो पूरा लिखने की जरूरत तो है नहीं इसमें, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें देखो पूछा क्या है। बाएं से दूसरा तो दाएं बाएं, यहाँ से दूसरा बाएं से दूसरा, तो शुरुआत में आरोही क्रम में तो हम छोटे छोटे लिखेंगे, तो सबसे छोटे का सेकंड नंबर का देख लो आप, 1 और 2, 2 हो गया ये, ठीक है। दूसरा और दाएं से दूसरा, तो दाएं इधर होगा, तो भाई आरोही क्रम में बढ़ते जा रहे हैं तो लास्ट में तो सबसे बड़ा नंबर आएगा और दूसरे नंबर पे सेकंड लास्ट आएगा। तो 8 सबसे बड़ा है, सेकंड लास्ट 7 है, तो 7 और 2 9 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो तो इसको पूरा अरेंज कर लो, हमने तो इस तरीके से किया है डायरेक्ट। इसकी वैल्यू बतानी क्या है? इजी क्वेश्चन है भाई, इसको 12 लिख सकते हो आप। इसको क्या 12 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 96 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। 14 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 3 7 5 हो जाएगा। और ये क्यूब किसका है ये बताना है आपको, तो 5 से काट दो जल्दी से, 5 15 से काटते हैं ना, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 5 75, ठीक है। और ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है ना? तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 15 30, 15 5 75, 15 एकम 15, 15 5 75, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया, तो ये तो 15 का क्यूब हो गया ना भाई। तो हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या है भाई इसमें मिरर इमेज बतानी है आपको? चलिए, तो ऑप्शन से करेंगे ना। सबसे पहले क्या आएगा भाई? वाई आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, सबसे पहले वाई आएगा। वाई के बाद टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे एल एल ए पी पी आई आई, यहाँ पे छोटा आई, यहाँ पे बड़ा आई है, तो आपको सी पी के बाद देखना है छोटा आई है बड़ा आई, तो छोटा आई है, तो बड़ा आई खत्म, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप ऑप्शन से आंसर तक पहुंचे इस तरह के सवालों में, ठीक है। पॉज करिए जल्दी से हिंदी। बिशप का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। बिशप जो होता है वो होता है भाई आपका शतरंज में, जिसको हम क्या कहते हैं, जो टेढ़ा चलता है उसको कहते हैं ऊंट, कहते हैं ना ऊंट। जो हाथी के बगल में, उसके सॉरी, हाथी के बगल में घोड़ा होता है, घोड़े के बगल में ये होता है ऊंट, कहते हैं ना उसको। हाँ, उसको ही बिशप कहते हैं।
इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके, फिर उसके बाद हिंदी में पढ़िए। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसको बताना है, मुस्लिम लीग से संबंधित। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया, गलत, यही गलत है। समर्थन किया था लीग ने बंगाल के विभाजन का। 1906 में गठन हुआ, अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, बिल्कुल सही है, पहला गलत है, ठीक है। पॉज करिए इसको जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखिए। कश्मीर के लोग नवरेह त्योहार मनाते हैं, बिल्कुल सही, कश्मीर के लोग मनाते हैं इसको। को देवी डैश को समर्पित करने के लिए और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। नवरेह त्योहार में नवरेह त्योहार जो है वो किस देवी को समर्पित है? ये ना आपका, मैं जब जीडी की सीरीज तैयार कर रहा था ना, जीएस की, उस वक्त ये जीडी की उसमें दिखा था मेरे को कहीं ना कहीं। आप देखना ये जीडी का ही पीवाई क्यों होगा। कौन सी देवी थी? शरीका देवी थी, शरीका देवी। चलिए, भारतीय नृत्य ये सब देखना, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नर्तक का सही संयोजन, बिरजू महाराज, अरे यार ये तो कथक से पहला तो गलत है। एलम इंदिरा देवी मणिपुरी, सुरेंद्र नाथ जैना कुचिपुड़ी, गुरु विपिन सिंह, तो देखो लास्ट का और पहला तो गलत है। पहला गलत है, लास्ट का गलत है। विपिन सिंह आपको पता है मणिपुरी के, ठीक है। अब इन दोनों में से एक आंसर है, तो सुरेंद्र नाथ जैना और एलम इंदिरा देवी। सुरेंद्र नाथ जो नाम लग रहा है ना मेरे को, ये साउथ से रिलेटेड तो मुझे नहीं लग रहा, ये नॉर्थ के आसपास होना चाहिए नाम जो है, मेरे हिसाब से, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी फिर आप बाद में कहो, है ना। तो इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है जो नाम है ना, ये साउथ का तो नहीं होना चाहिए, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है तो साउथ का नाम नहीं होना चाहिए, और ये एलम इंदिरा करके जो है वो मणिपुरी नाम लग भी रहा है। तो मेरे हिसाब से सेकंड ठीक होना चाहिए। अगर गलत होता है तो इसको देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, और सही होता है तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि सारे तुक्के सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक है? ये किसी मॉक में भी रिसेंटली भी आया था, 2 बार, 2 या 3 बार भी आया था ये शायद। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, इसको लिखा था आपके अमीश त्रिपाठी जी ने। क्योंकि मॉक में आया वो क्वेश्चन है ना भाई, बार बार रिपीट होंगे मॉक के क्वेश्चंस, तो उसको तो गलत नहीं कर सकते ना आप। चलिए, इसने क्या बोला है? भारतीय, अच्छा, ये तो जीएस का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन थे? सिक्स्थ, देखो फिफ्थ और सिक्स्थ जो शेड्यूल है ना, स्केड्यूल है जो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है। सिक्स्थ में ना MATM होता है, MATM, इस तरीके से याद रखना आपको, ठीक है। मिजोरम, तो मिजोरम कहाँ पे? यहाँ पे है, इसमें है मिजोरम। इसमें मिजोरम नहीं है, ऑप्शन खत्म। इसमें है ए से क्या? आसाम, तो असम पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है। टी से क्या? त्रिपुरा, त्रिपुरा तीसरे ऑप्शन में, चौथे में नहीं है, तो ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, मैंने तो इस तरीके से इसको याद किया हुआ है काफ़ी टाइम से। चलिए, इसमें क्या बोला है इसने? के का मान बताना है कि के का मान क्या होगा। के का मान बताना है। देखो ये जो जीरो है ना, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, ये पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट ना इधर शिफ्ट हो गया है, जीरो लगा दिए, यानी कि पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है? देखो यहाँ पे था, तो 1 2 3 आगे शिफ्ट हो गया ये, है ना। तो यानी इसको 3 0 से डिवाइड किया गया होगा, तभी तो ये पॉइंट लगा 3 के बाद। तो 10 की पावर कितनी रही होगी? माइनस में रही होगी, जब तो उसको 1/10 करके लिखा गया होगा। तो 10 की पावर 3 रही होगी माइनस में, तभी तो 10 की 3 0 आई होगी, और 1/, में ऐसे लिखा गया होगा 10 की पावर 3। जब पावर माइनस में होती है तो 1/, करके लिख देते हैं ना उसको। तो इसीलिए ये 3 0 नीचे थी, इस वजह से इसमें 3 के बाद पॉइंट आगे बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बढ़ेंगे आगे। पोनंगु और टप्पू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य रूप हैं, इंग्लिश में पढ़ लो इसको जल्दी से, हिंदी में। पोनंगु और टप्पू, पोनंगु और टप्पू। यार इसके नाम से अगर हम इसको देखें, देखो आप नाम से अगर हम जज करें तो इसका आंसर ये होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ऐसे टप्पू, दिफू, है ना, पोनंगु, इस तरह के नाम जो है ना, ये चीन से लगी जो सीमाएं होती है ना, या नॉर्थ ईस्ट होते हैं, वहाँ पे होने चाहिए ये नाम। तो गोवा, बिहार और छत्तीसगढ़ में ऐसे नाम तो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इस लॉजिक से गलत भी होते हैं क्वेश्चंस, पर मेरे हिसाब से तो इसमें तीन, ये जो ऑप्शन है मुझे कहीं से कहीं तक लग नहीं रहे, तो अरुणाचल प्रदेश इसका होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो और ज़्यादा अच्छी बात है। फिर आपको ये लगेगा कि नहीं भाई, कुछ हर तुक्का सही नहीं जा रहा। चलिए, ठीक है। LMNOPQ, एक गोलाकार मेज के चारों ओर, एक सेकेंड, इसमें क्या था लास्ट क्वेश्चन में? साउथ, नॉर्थ ईस्ट का भी दे रखा है क्या ऑप्शन? नहीं नहीं, वही तो मैं कहूँ, नॉर्थ ईस्ट का थोड़ी ऑप्शन। गोवा, बिहार और छत्तीसगढ़ है ना, तीन ऑप्शन, तो ये भाई इससे रिलेटेड तो नाम नहीं ही लग रहा, और मेरे हिसाब से 99% ये सही भी होना चाहिए।
चलिए इसमें क्या बोल रहा है, इसने गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं भाई, गोलाकार मेज है, इसके चारों ओर केंद्र के सम्मुख हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पी क्यू के विपरीत है, तो पता नहीं आगे पीछे कहाँ पे है। क्यू एल के बाएं हैं, तो क्यू जो है वो एल के दाएं बाएं यहाँ पे है क्यू, और इसके अपोजिट कौन है? पी। ओ एन से अगला नहीं है, अलगा कह रहा है, अगला, सॉरी, अगला नहीं है। ओ एन से अगला नहीं है, ठीक है। एन एल के विपरीत है, तो एन जो है वो एल के विपरीत है, ठीक है। एम के दाएं कौन है? तो एम के दाएं कौन है? ओ एन से अगला नहीं है, ओ जो है एन से अगला नहीं, तो यहाँ पे होगा ओ। और पूछा क्या? एम से अपोजिट, तो एम कहाँ पे? एम कहीं नहीं है, तो यहाँ पे होगा एम के अपोजिट कौन है? ओ है। ओ तो आ ही नहीं रहा इसमें। क्यू के बाएं एल है, क्यू एल के बाएं हैं, क्यू एल के बाएं हैं, ठीक है। ओ एन से नहीं है अगला। एन एल के विपरीत है, एन जो एल के विपरीत है, ठीक है। पी क्यू के विपरीत है, ठीक है। ओ एन से अगला नहीं है, तो ओ जो है वो एन से अगला नहीं है, ठीक है। एन एल के विपरीत है, ठीक है। एम के दाएं, अरे यार एम के अपोजिट थोड़ी पूछ रहा है, एम के दाएं पूछ रहा है ना, तो वो तो क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है ये भाई, टाइम के साथ साथ जितना टाइम कम है उतना ही हम ज़्यादा खर्च करते जा रहे हैं टाइम को। क्या बोला? कुल जनसंख्या बराबर पुरुषों की जनसंख्या, महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या। तो इसमें क्या है भाई, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है ये, इसमें मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतने हैं, और टोटल पॉपुलेशन में मेल फीमेल के साथ बच्चे भी हैं, ठीक है। और पूछा गया इसने चारों गांव में बच्चों की कुल संख्या बतानी है। अच्छा, तो टोटल में से इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे तो बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो 8 4 12, 1220, 1500 में से गए कितने बचे? 1220 गए तो 280 बचे, ठीक है। 1600 में से कितने जाएंगे? 1000, 300, 1360, 1360 गए तो कितने बचे? 240, है ना। 1360, 14 15 16, ठीक है। 1400 में से कितने गए भाई? 7 4 11, 1180, 12 13 14, 220 बचे, ठीक है। 1000 में से कितने गए? 5 3 8, तो यहाँ कितने बचे? 900, 1120 बचे, ठीक है। 0, 8 4 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 860। क्या पूछा है? बच्चों की कुल संख्या कितनी है? ये 860 आ गई भाई। ऑप्शन कौन सा, जल्दी से बताएं, 4 मिनट बची है भाई। 860, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से देखते हैं, इसको पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। कलर बदलते हैं। ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए 480 मतों के अंतर से जीतता है, तो ए जीत गया 480 से। ए को कुल मतों का 70% मिला है। अगर ए को 70% मिला है तो बी को 30% मिला होगा 100% में से। ए जो है वो 480 वोट से जीता, तो ए कितने परसेंट वोटों से जीता? इसको 30% मिले, इसको 70%, तो इसको 40% ज़्यादा वोट मिले। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 480, तो 1% की वैल्यू हो गई ये। पूछा गया है टोटल कितने मत थे, तो 100% की वैल्यू इंटू 100, तो 0 से 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 की गुना 100 से 1200। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो परिवृत्त की त्रिज्या इंग्लिश में देखें इसको, परिवृत्त यानी कि भार वाला होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, भार वाला। ये देखो त्रिभुज है ना, ये इसमें कहता है ये जो परिवृत्त इसके भार वाला बना है ना, इसकी त्रिज्या बतानी। इसकी त्रिज्या का सीधा फॉर्मूला होता है, वो क्या होती है? त्रिभुज के भार जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है ए अपॉन में √3, ठीक है। तो ए कितना है? 36 अपॉन में √3, तो √3 का रेशनलाइजेशन करिए, इसको इंटू थ्री कर दिया, तो ये नीचे हो जाएगा 3, और 3 से कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, दोनों नीचे 12 √3। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म संभावित हल क्या हो सकता है? एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? संभावित हल क्या हो सकता है? एक्स की वैल्यू 2, वाई की 3, रख के देख लो ना। 2 दूनी 4, 9 और 4 7 नहीं, 2 और 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 2 नहीं, 4 4 दूनी 8, 3 तिया 9 8 7 नहीं, तीनों ऑप्शन गलत है, तो कोई हल नहीं होगा। और इसका ना आपको मैं अभी जैसे टाइम बचेगा ना तो बताता हूँ। ये भी होता है A1/A2 बराबर B1/B2, इस तरीके के हल होते हैं ना। 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, 10th क्लास में जो था सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा। इसमें इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में पढ़िए। चलिए, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर 2% की दर से 2 वर्ष के लिए इतने रुपए उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना
मिश्र धन का अंतर कितना है क्या बताना है। तो पहले वर्ष 2% तो कितना हो गया, 500 दूनी 1000 हो गया पहले वर्ष का ब्याज, ठीक है। दूसरे वर्ष 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका भी 5% मिलेगा, तो इस सॉरी इसका भी 2% मिलेगा, तो कितना 200, नहीं कितना मिलेगा 2%, तो 20 मिलेगा ना। 2 से 2 0 गई, 20, ठीक है। तो 1000 यहाँ मिला, 1020 यहाँ मिला। तो बोला गया इसने पहले वर्ष के और दूसरे वर्ष के बीच अंतर बताना है मिश्र धन का। तो पहले वर्ष कितना हो जाएगा, 51,000 हो जाएगा, और दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 52,020 हो गया। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, पहले वर्ष का जोड़ के इतना हो गया, दूसरे वर्ष का जोड़ के इतना हो गया, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 1020। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंशिक परिसीमित तटीय जल का निकाय होता है जहाँ नदियाँ और जलधाराओं के मीठे जल में महासागर के खारे जल का मिश्रण होता है। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय, देखो ये कहना चाह रहा है कि दो ऐसे मिलते हैं जहाँ पे नदी और महासागर मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, एस्चुअरी। एस्चुअरी मतलब ज्वार नदमुख। ये तो कहना चाह रहा है ना, इंग्लिश में पढ़ लो आप। हालांकि इसको टिक कर दो एक बार, टाइम खत्म हो रहा है। पार्शियली कन्फाइंड कोस्टल वाटर बॉडी वेयर सॉल्ट वाटर फ्रॉम ओशन मिक्स विद फ्रेश वाटर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ना, एस्चुअरी कहते हैं इसको, ज्वार नदमुख। जहाँ पे नदी सीधे बिना डेल्टा बनाए मिलती है सागर से, उसको कहते हैं ज्वार नदमुख, ठीक है जी। तो चलिए, ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। 7 क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं जिसमें मोस्टली करंट अफेयर या फिर साइंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो भाई ये था आज का मॉक टेस्ट, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में एज सच कोई भी उतना टफ क्वेश्चन नहीं था। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल तो थे जिसके आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे एक परिवृत्त की त्रिज्या भी लास्ट में पूछा, वो आपको पता होना चाहिए। एक उसका था स्टैटिस्टिक्स का था, एक मानक विचलन वाला, उसके फॉर्मूलाज भाई देखो रिसेंट में बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने तो उसको रिवाइज़ किया। तो एक दो बार और रिवाइज़ करूँगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी आप भी उसको लगातार रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है, जो चीज़ें आपको मिस हो रही हैं मॉक टेस्ट में। शिट यार, एक भी गलत नहीं हुआ यार ये तो। हम्म, वैसे हमने तुक्के नहीं लगाए थे ना, तो इसलिए एक भी गलत नहीं हुआ, जो कि बहुत बुरी बात है। अब आप लोग कहोगे, खैर अब जो भी था भाई यही था। थोड़ा सा अब कल से एक दो जानबूझ के भी गलत के, थोड़ा थोड़ा सा जानबूझ के भी गलत करने पड़ेंगे, अब लग रहा है ऐसा। भाई वही थे यार, देखो मैथ रीजनिंग में तो ऐसा सच कोई क्वेश्चन मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई टफ सा था, ठीक है। मैथ रीजनिंग की बात रही, और जीके जीएस में भी कुछ ऐसे भी नहीं थे क्वेश्चंस जो ना किए जा सके। जो नहीं थे करने वाले वो हमने डायरेक्ट स्किप किए थे, साइंस और उसके। और और क्या, और जो भी ऐसे क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मॉक में पूछे गए थे, जैसे करंट अफेयर के भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी पहले मॉक में आए हुए थे, तो वो भी देखे हमने। तो भाई अब ये देख के मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि आपके मुझे फिर से नेगेटिव कमेंट पढ़ने पड़ेंगे, बट कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते अब। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, ठीक है जी। बाकी देखो मैं फिर से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके लिए ना ये चीज़ और अच्छी है, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ और अच्छी है क्योंकि अब इसमें कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखना है कि भाई हाँ जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे सही ही हैं, ठीक है। तो आंसर की वेट करने की जरूरत तो है नहीं आपको, ठीक है। और जो स्किप कर दिए क्वेश्चंस वो आपको पता ही है कौन से स्किप कर दिए, ठीक है ना। तो अब देखो मेन चीज़ क्या है ना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना आपके ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं। आपको मेरे मार्क्स से कुछ मिलने वाला नहीं है ना, मेरे को कुछ मिल जाएगा कि मैं कॉपी कर करके कुछ भी करता रहूँ और इधर उधर से आंसर्स लाके, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मेन चीज़ आपका फोकस क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस की अप्रोच आप सीखिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस को करने का मेनली जीके जीएस का तो चलो आपको ये है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और जीके जीएस में भी कुछ क्वेश्चंस आज हमने एलिमिनेशन से भी किए थे, आपने देखा होगा नाम के थ्रू भी हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे, वो दोनों ही क्वेश्चन सही गए हैं देखो। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से सीखिए, अगर सीख सकते हैं तो, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस में अगर कुछ लगता है आपको कि किसी क्वेश्चन की आपकी अप्रोच में इशू है, तो वहाँ से आप वो चीज़ें देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ देखो, हर चीज़ वो करो। आपको जिस क्वेश्चन में इशू लगता है, जिस क्वेश्चन में आपको सीखने की ज़रूरत है, लगता है कि अगर कुछ नया मिल पाएगा उसको देखो। और नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपना जो बेहतर है उस चीज़ को करो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को करने से बचिए, और यहाँ पे मार्क्स देखने तो देखो बिल्कुल मत आना, मार्क्स देखने मत आइए बिल्कुल भी, ठीक है। चीज़ों को अगर सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए आइए, और अप्रोच अगर जानना चाहते हैं हर क्वेश्चंस की अलग अलग, तो उस चीज़ के लिए आइए, ठीक है ना। ये फालतू के इधर उधर से कमेंट करने का वो उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। तो चलिए ठीक है फिर। और ये मैं आपसे बहुत ज़्यादा छोटा भाई होने के नाते या
बड़ा भाई होने के नाते जिस भी तरीके से आप समझ लो, बहुत आपसे विनम्र निवेदन और बस इतनी ही। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।